हेलो दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपीएसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक और लेखा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। यूपीएसआई और एएसआई का एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी और आंसर की देखने के बाद बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, आप कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है वो बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो इतना क्यों रहेगा, कि इन सारी चीज़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सारे पहलुओं को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, तभी मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 तरह के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पहली जो पद था वो उप निरीक्षक गोपनीय की पद थे, जिसमें कि 295 उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में 32 पद रखे गए थे। ठीक है? ऐसे ही सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई लिपिक की जो वैकेंसी थी उसमें 624 प्लस 20 पद थे। और अगर हम सहायक उप निरीक्षक की बात करें एएसआई की, तो इसमें जो पद निकले थे लेखा विभाग में वो 358 पद थे। तो इस तरह से कुल 1277 प्लस 52 पद, इस तरह से पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो ये है कुल पदों की संख्या। अब हम जान लेते हैं कैटेगरी वाइज की पदों की संख्या क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी में, तो यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी थी। पहली वैकेंसी ये है और एसआई गोपनीय, दूसरी एएसआई लिपिक और तीसरी है एएसआई लेखा। ठीक है? इन सभी के लिए अलग-अलग योग्यता माँगी गई थी। उनके यहाँ पर जो है वैकेंसी दी हुई है। अगर हम बात करें एसआई गोपनीय की यानी कॉन्फिडेंशियल की, तो इसमें यूआर की जो वैकेंसी थी वो 109 थी। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण रहता है, तो अगर हम पूरी जो टोटल वैकेंसी थी उसको अगर हम जनरल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो महिलाओं के लिए 27 पद रखे गए हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा ईडब्ल्यूएस के तहत 25 पद, जिसमें महिलाओं के लिए 7 पद, ओबीसी के लिए 69 और महिलाओं के लिए 18, एससी के लिए 54 और जो है महिलाओं के लिए 13, एसटी के लिए 4 और महिला के लिए 1, एसटी महिला के लिए। तो इस तरह से गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल के लिए ये पदों की संख्या है। उसके बाद अगर हम बात करें सहायक उप निरीक्षक लिपिक में, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं 208 यूआर कैटेगरी में है और यूआर की महिलाओं के लिए 52 पद हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 पुरुषों के लिए ईडब्ल्यूएस में है, महिलाओं में 12 पद रखे गए हैं। ओबीसी में 138 पद हैं और एएसआई लिपिक के लिए 35, महिलाओं ओबीसी के लिए है और पुरुष एससी कैंडिडेट के लिए 108 एएसआई लिपिक के लिए पद रखे गए हैं। 27 एससी जो है महिलाओं के लिए पद रखे गए हैं। एसटी में पुरुषों के लिए और 2 एसटी महिलाओं के लिए पद रखे गए हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी हैं एएसआई लिपिक के अंदर। ठीक है? अब उसके बाद एएसआई लेखा विभाग की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है? इसके लिए कुल पदों की अगर हम बात करें तो 287 पुरुषों के पद हैं और 71 जो है महिलाओं के पद हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा मैंने जो है कैटेगरी वाइज़ डेटा आपको दिखाया है कि कितनी-कितनी वैकेंसी पुरुषों को मिलने वाली है, कितनी महिलाओं को। महिलाओं में अगर कैटेगरी वाइज़ बात करें तो कितनी-कितनी वैकेंसी मिलने वाली है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, इसके बिहाफ़ पर ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता लगा सकते हैं कि कितने पर जो है कट ऑफ रह सकता है किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुल टोटल वैकेंसी की। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट अगर वो तीनों के लिए योग्यता रखता है तो उसमें कुल पुरुषों के लिए 433 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में 105 पद हैं पुरुषों में, ओबीसी पुरुष में 284, एससी में 222 और एसटी में 20 पद। महिलाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज हैं और टोटल पदों की अगर बात करें तो 1329 पद है, जिसमें कुल यूआर कैटेगरी के 541, ईडब्ल्यूएस के 31, 356 ओबीसी और एससी 277 और एसटी 24। अब इसमें हो क्या क्या, हर एक कैंडिडेट सारे पदों के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हर एक पद के लिए अलग-अलग योग्यता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर उसने वाणिज्य यानी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ उसे स्टेनोग्राफी भी आती है, तो वो तीनों के लिए योग्य है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, वो तीनों के लिए एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है? तो ये पदों की संख्या है, आपने देखी होगी। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं।
तो देखिए इसमें जो टोटल आवेदन हुए थे वो 66,300 पदों जो आवेदन किए गए थे, क्योंकि इसमें क्या था, विशिष्ट योग्यता मांगी गई थी, तो इसमें बहुत सारे लोग इसको आवेदन नहीं कर सकते थे। इसमें ओ लेवल मांगा गया था, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी, और आपके पास कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस तरह की सारी योग्यताएं ना मिलने के कारण जो है बहुत कम कैंडिडेट ही इसको अप्लाई करते हैं। तो जनरली इसमें जो टोटल अभ्यर्थी थे वो 66,300 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, और लगभग जो है 60% अभ्यर्थी ही इसको इसमें उपस्थित हुए थे, यानी एग्ज़ाम दिया था, तो जिसमें से लगभग 40,000 कैंडिडेट ने इसको एग्ज़ाम दिया है। तो अब जो भी फाइट है आपकी 40,000 अभ्यर्थियों में है, यानी कि इन बच्चों ने पेपर दिया है, तो इन्हीं में से आप जो है सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब आगे कुछ और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए एग्ज़ाम का जो सेक्शन था उसमें 4 सेक्शन थे। पहला सामान्य हिंदी और कंप्यूटर था, दूसरा सामान्य जानकारी सामाजिक विषय था, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि तार्किक वीक्षा। इसमें क्या था, आपके 100 नंबर का ये पूरा सेक्शन थे। इसमें आपको सेक्शनल की बात करें तो आपके 35% आपको अंक लेके आना था लगभग। आपको सेक्शनल में अगर हम बात करें 17.5 क्वेश्चन आपको लाने थे, क्योंकि 50-50 हर एक सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे। और टोटल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको 40% टोटल स्कोर लेके आना था, यानी कि अगर ये पूरा 400 नंबर का आपका पेपर था तो 160 नंबर आपको लेकर आने थे ओवरऑल। ठीक है, तो इतने आपको नंबर लेके आने हैं। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ में, क्योंकि जो है कितने बच्चे यहाँ से क्वालिफाई होंगे वो डिपेंड करेगा। आगे हम बात कर लेते हैं उपनिरीक्षक जो गोपनीय के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या थी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 2 चीज़ें इसमें कॉमन थी। स्नातक और ओ लेवल जो है आपको तीनों वैकेंसी में कॉमन मिलेगा। उसके बाद जो भी बच्चा हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जानता था, वो इन दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है, यानी एसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक के लिए। लेकिन जिसको शॉर्ट हैंड आती है, अश्रुलिपि, श्रुतलेख 80 वर्ड पर मिनट की अगर वो कर सकता है तो वो सिर्फ शॉर्ट हैंड के लिए सिलेक्ट हो सकता है। और अगर यहाँ पर बात करें उपनिरीक्षक लेखा के लिए, इसमें जो स्नातक है वो वाणिज्य रखा गया है, यानी कि आपका कॉमर्स से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट अलग हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है लिपिक वाला पद। इसमें वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा रखी गई हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चा इसी के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि होगा क्या, हिंदी इंग्लिश की लगभग जो लोग टाइपिंग की तैयारी करते हैं, और ओ लेवल अगर स्नातक है तो वो इसके लिए भरेंगे। शॉर्ट हैंड बहुत कम लोग सीखते हैं, ठीक है, और जिसको आता है वो हो सकता है शॉर्ट हैंड के टेस्ट में पास भी ना हो पाए। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी मोस्टली क्या होता है, खाली रह जाती है, इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम जाती है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है अगर आप इसको क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो। इसमें ज़्यादा बच्चा ट्राई करता है, और इसमें वही लोग अप्लाई करेंगे जो स्नातक किए होंगे, आपका ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स से होगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग बहुत कम रखी गई, हिंदी की 15 वर्ड पर मिनट रखी गई है, तो बहुत ही इसमें टाइपिंग बहुत कम है, तो इसकी भी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी। सबसे सॉरी, इसकी सबसे ज़्यादा जाएगी, इसकी उसके बाद और सबसे कम जो है आपकी शॉर्ट हैंड वाले यानी एसआई ओपनीय की जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा पद है और सबसे कम इसकी कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हैंड में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं डीबीपीएसटी के लिए। तो देखिए डीबीपीएसटी के लिए क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का इसमें जैसे कि जो एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपका अगर 35% आपका सेक्शनल आप क्वालिफाई करते हैं, ओवरऑल आप 40% ले आते हैं, तो आप सभी को जो है क्वालिफाई माना जाएगा, और आपको आगे डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डीबीपीएसटी आपका सभी का होगा जो भी इसको क्वालिफाई करेंगे। पिछले जितनी भी भर्तियां निकली हैं उसमें यही देखा गया है, पिछली कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती थी, या फिर पिछली एएसआईएम की भर्ती की बात करें तो उसमें भी यही था। तो उसमें जो भी क्वालिफाई होते हैं उन सबको डीबी के लिए बुलाया जाता है, पीएचटी होता है उनको पीएचटी, ठीक है, ये भी पीएचटी के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद इनका कंप्यूटर टेस्ट वगैरह जो भी टाइपिंग वगैरह होती है वो सारी होती है। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा कि सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे जो है आपके डॉक्यूमेंट में जो है नहीं हो पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ओ लेवल नहीं होगा। ओ लेवल होगा तो उनका हो सकता है फॉर्म भरने की डेट के बाद का हो, या कुछ लोगों ने जुगाड़ से बनवाया हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओ लेवल ना होने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएँगे। उसके बाद आता है पीएचटी, यानी तुरंत ही सेम डे आपका जो है पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसमें जो है कुछ मानक रहते हैं जो आपके चेक होते हैं, जैसे कि अगर हम जनरल ओबीसी और एससी की बात करें तो 163 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर।
और चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82, और एसटी कैंडिडेट के लिए 75 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 80। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके लिए ज़रूरी है। तो ये पुरुष कैंडिडेट के लिए मानक हैं। महिलाओं के लिए जो है ऊँचाई और वज़न चेक होता है। ऊँचाई की बात करें तो 150 सेंटीमीटर की ऊँचाई होनी चाहिए। इसमें सामान्य और एससी, एसटी और सॉरी एससी और ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट के लिए 155 है, और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर रखा गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका मानक भी पूरा नहीं कर पाते, तो यहाँ पर भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए बोर्ड ये डिसाइड करता है कि ज़्यादातर जो भी बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं उन सभी को इस डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाए। उसके बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट में होता क्या है, जैसे कि आप एसआई का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएसआई का आपने दिया होगा, तो उसमें रनिंग में आधे से ज़्यादा लड़के निकल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि लगभग 60 से 70% लड़के जो है टाइपिंग टेस्ट में निकल जाते हैं। तो कुल मिला के जो है बहुत कम बच्चे लास्ट में रह जाते हैं, और मोस्टली क्या होता है कि वैकेंसी खाली भी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर हम पुरुष कैंडिडेट की बात करें और महिलाओं की। तो पुरुष में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ईआर कैटेगरी में 125 प्लस माइनस कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है मोस्टली क्या होता है, ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मोस्टली जो है वैकेंसी खाली रहती हैं। जो यूआर कैटेगरी में 125 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप किसी न किसी जो ग्रेड है उसमें जाके सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 तरह की पोस्ट निकाली गई, तीनों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग लगने वाली है। ठीक है, तो यूआर की अगर हम बात करें तो 125 प्लस माइनस हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें 10% रिजर्वेशन रहता है, 115 के आसपास जो है कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। और ओबीसी में 120। अब देखिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर गैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। जनरली जिस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है उस हिसाब से पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते, तो वैकेंसी की जो कट ऑफ है बहुत कम चली जाती है। एससी, एसटी और फ्रीडम फाइटर की मैं अगर बात करूँ, मैंने यहाँ पर हालांकि कट ऑफ बताई हुई है, लेकिन मोस्टली जो भी कैंडिडेट अगर पूरे सारे स्टेप जो भी चरण हैं उनको पास करते हैं, तो यहाँ पर उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। यानी कि इनका हो सकता है वैकेंसी खाली भी रहे, तो यानी कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जो भी कैंडिडेट इसको पास करेंगे, वो सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। फिर भी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है एससी के लिए 100 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, एसटी के लिए 95 और फ्रीडम फाइटर के लिए 85। देखिए 80 नंबर तो सभी को लाना कंपलसरी है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है। अब ऐसा नहीं है किसी के 80 नहीं बन रहे हैं तो उसके अभी चांसेस नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ है, क्योंकि आपके बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, तो उस तरह से जो है आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट नहीं थी। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हो जाती हैं शिफ्ट हो जाती हैं, उस हिसाब से और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी 5-10 नंबर तक का आपको चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए कि फीमेल में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो फीमेल में आप देख रहे होंगे यूआर में 115, ईडब्ल्यूएस में 105, ओबीसी के लिए 110, एससी और के लिए 90, एसटी के लिए 85 और फ्रीडम फाइटर 85। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, इसमें भी यही रहने वाला है। हो सकता है मोस्टली वैकेंसी आपको खाली रह जाए। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फाइनल स्टेज तक यानी फाइनल चरण तक पास करता है, तो उनका सिलेक्शन होना पक्का है। बाकी ये 3 जो कैटेगरी हैं इसमें महिलाओं के लिए थोड़ा-सा कट ऑफ का रहेगा, लेकिन महिलाओं की कट ऑफ लगभग मुझे लगता है पुरुषों से 15 या 10 नंबर कम से कम रहेगी। ठीक है? तो इस तरह से ये कट ऑफ रहने वाली है, तो अगर आपके नंबर इसके आस-पास बन रहे हैं और इससे थोड़े भी कम ज़्यादा भी हो रहे हैं ना, तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो है नॉर्मलाइज़ेशन होना है, तो उसमें नंबर्स में फेर-बदल आ सकता है। लेकिन डीबीपीएसटी की बात करें तो डीबीपीएसटी के लिए जो भी कैंडिडेट सेक्शनल अगर 35% अंक लेके आ रहा है, या और आपका जो है 80 नंबर यानी कि आपके जो है 40% आप ओवरऑल लेके आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। आप डीबीपीएसटी के लिए अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। पीएसटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, वहाँ मेजरमेंट होना है, और अपनी टाइपिंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है आप आखिरी दिन में नहीं कर सकते। टाइपिंग के लिए आपको टाइम देना होगा। आप सोचेंगे कि नहीं मेरा तो जब नंबर आ जाएगा तो मैं टाइपिंग करने बैठूँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, टाइपिंग एक दिन में नहीं होती। अगर हाँ, वास्तव में आपने कभी तैयारी की हुई होगी टाइपिंग की, तब भी आपको 10-15 दिन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है? तो हिंदी और इंग्लिश के लिए टाइपिंग आपको करनी है।
और जो है अगर आप जो है ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो वहाँ आपको हिंदी की टाइपिंग सिर्फ 15 वर्ड पर मिनट, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मेरिट भी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं इनके अगर इतने के आसपास नंबर बन रहे हैं तो सभी का चांसेस है, मैं तो यही कहूँगा सभी लोग जो है टाइपिंग की तैयारी करें और फालतू में किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, अच्छे से तैयारी में लगे रहें। ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही जो है जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद।